जैन फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक है। आज हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। मैं इसमें आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ समझाऊंगा, याद करते हुए सब कुछ चलेंगे। और पढ़ाने का तरीका आप लोग को मेरा बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। याद रखना, जो क्वेश्चन नंबर 35 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक इस क्वेश्चन के लिए ना, मैं आपको ये जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजीज है वो सारी की सारी याद करा दूंगा। ठीक है। क्या है? मनी ग्रामम और नाना देशी। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, देखो। मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए पूरा चार्ट है भैया, आराम से बैठ के पढ़ना। ये रहा मनी ग्रामम। आपके लिए सिर्फ दो ही टर्म आए हैं, मनी ग्रामम और नाना देसी। बट और भी तीन चार टर्म है, जैसे अंजुवनम, नकारा, पेगंड्रू, अयोल 500, सलियार, कैकोलास, टटार्स। ठीक है। ये सब कुछ भी सिखाऊंगा और याद करा दूंगा। याद, जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड का तार बहुत लंबा होता है, तार। सब कुछ ऐसे ही पढ़ाता हुआ चलूंगा। और जो सच में इन वीडियोस को देख रहा है ना भाई, वो बहुत लक्की मानो अपने आप को। ठीक है। एग्जाम निकल जाएगा 100%। थोड़ी सी मेहनत कर लो बस मेरे साथ साथ। ठीक है। हर चीज़ याद कराऊंगा इसमें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इस क्वेश्चन की वजह से मैंने आपको ये पूरा सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना। आपको पता है एक बिल्डिंग कितने बार बनती है? बताओ। एक बार नहीं, एक बिल्डिंग दो बार बनती है। एक बार तो वो उस आर्किटेक्ट के दिमाग में बनती है, और एक बार रियलिटी ग्राउंड में बनती है। ऐसे ही कोई एग्जाम होता है। पहले अपने माइंड में सोचो कि भाई निकलेगा, मेरा नहीं निकलेगा तो किसी का एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले ये सोचो। ठीक है। एग्जाम निकलेगा, पहले ये सोच लिया, फिर एग्जाम निकल जाएगा। दो बार निकलता है एग्जाम, एक बार आपके दिमाग में, एक बार रियल ग्राउंड पे। ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, और जितना मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। आपको खुद फील हो रहा होगा कि यार, एक क्वेश्चन से हम पूरा एक चैप्टर समझ रहे हैं। अब आप सोचो, सिर्फ एक 35th क्वेश्चन के मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा, तो आपको सोचो कितनी नॉलेज का एनहेंसमेंट होगा। और फ्यूचर प्रिडिक्शन का आप बता सकते हो कि हाँ यार, ये टर्म आए तो शायद अगली बार ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से बैठ के नोट्स बनाना और मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो बंद करता हूँ पहले यहाँ से मैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट वर द मनी ग्रामम एंड नाना देसी इन द अर्ली मिडेवल इंडिया। तो आप लोग ना यहाँ इस ग्रामम को देख के कंफ्यूज होगे। ये जो ग्रामम लिखा है ना यहाँ पे, ये कि यार कुछ गांव जैसा लग रहा है, विलेज जैसा कुछ लग रहा है, आपको फील होगा। ठीक है। देश जैसा लग रहा है, अच्छा यार कुछ विलेज की बात हो रही है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको ये दो चीज़ें समझाने के लिए मैं आपको कम से कम 15-20 ऐसे और शब्द सिखाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 100% की बात नहीं कर रहा भैया, जितने आगे के जितने परसेंटेज होते हैं ना सब लगा लो, इतना 100% श्योर हो मैं कि ये आएगा एग्जाम में। देखो, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको साउथ इंडिया समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या करा, मैंने अपने नोट्स ही यहाँ लगा दिए, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत यूज़फुल है एग्जाम के लिए। याद रखना, जो ये फ्यूडलिज्म था ना, फ्यूडलिज्म, ये नॉर्थ इंडिया में तो था, बट ये साउथ इंडिया में नहीं था फ्यूडलिज्म का सिस्टम। नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा एरिया है, तो राजा सब कुछ नहीं संभाल सकता था। तो राजा ने क्या करा था, छोटे छोटे फीडर लॉर्ड अपॉइंट कर दिए थे कि आपका इतना एरिया, आप यहाँ के राजा, छोटे से राजा। अब ये यहाँ के जितने भी प्रजा है ना, उन सबका खून चूसेगा। खून चूसेगा मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करेगा, और राजा को वो पैसा देगा। ये सारे लोग ऐसा करेंगे। हर जगह एक बंदा मेन आदमी होगा यहाँ पे। ठीक है। एक मेन आदमी है यहाँ पे, वो यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड है, और वो राजा को मतलब रिपोर्ट करेगा और सारा पैसा देगा। बट ये सिस्टम साउथ इंडिया में नहीं था। तो नॉर्थ इंडिया में समझ में आ गया भाई पैसा कैसे आ रहा है, कि भैया फ्यूडलिज्म से पैसा आ रहा है। बट साउथ इंडिया में पैसा कहाँ से आ रहा था, जबकि यहाँ फ्यूडलिज्म सिस्टम था ही नहीं। और बट इट मीन्स दे डोंट हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब इनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तभी इन्होंने ये सिस्टम अप्लाई नहीं करा। तो इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, इनके पास बहुत बढ़िया कोस्टल लाइन है, ये देखो कोस्ट है। और इनके साथ बहुत स्टार्टिंग से ही ट्रेड शुरू हो गया था। अभी जो कोस्ट है ना, ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा जो पोर्ट है, मैं आपको कुछ पोर्ट्स के नाम बताऊंगा, और वो किसके अंडर था वो आपको याद भी करना है। सबसे पहले याद करो, मोटूपल्ली। क्या नाम है? मोटूपल्ली। ककातिया के पास था। कैवेरीपट्टनम और नागापट्टनम ये चोला के पास था। अरिकामेडु पल्लवास के पास था। कोरकई पांड्यास के पास था। और ये जो तीन है, मुजरी, कोइलिन और थोंडी, ये चेरास के पास था। और ये गोवा के पास था। और गोवा किसके पास था? कदम्बास के पास। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना, ये वाला मनी ग्रामम वाला,
ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये देखो। जब तक आपको वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे ना, तब तक ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। देखो ये लिखा मनी ग्रामम, बट एग्जाम में वो आपसे अगली बार ये पूछ लेगा टटार्स क्या होता है, सलियार्स क्या होता है। तो मैं ये सारे के सारे टर्म्स आपको याद कराऊंगा, बट पहले इस चीज़ को समझो कि जो साउथ में ना भाई पैसे की कमी थी ही नहीं, पहले से भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ के कुछ पोर्ट्स के नाम, कौन सा पोर्ट किसके पास था। चलो सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ भाई आवाज़ आ रही है? रवि, अनिल, शिवम गिरी, प्रशांत काला, नीतीश कुमार प्रधान, पारुल, आदित्य, गोलू, आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? ठीक है। तनु शर्मा, दीपशिखा, सबको आवाज़ आ रही है ना भाई? मानसी, साक्षी, दहिया, नैन्सी, फैजल खान, श्रुति, विवेक कुमार, पठानिया जी, सबको आवाज़ आ रही है ना भाई? सब लोग पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ऐसा कंटेंट आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब ये जो पोर्ट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। इन पोर्ट्स की वजह से ही यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और जो ट्रेड होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। अब याद करो ये पोर्ट्स कौन से हैं। पोर्ट्स हमेशा यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। पोर्ट्स और बिलोंग्स टू, सीधा मैच द फॉलोइंग में आएगा। ये पोर्ट किसके पास था, याद करो। ककातिया को रूट वर्ड निकालो, काका। काका कैसे हैं? काका है मोटू, मोटू काका। तो मोटू पल्ली कहाँ है? ककातिया के पास था। नेक्स्ट, कावेरी पट्टनम और नागापट्टनम, ये जो दोनों पोर्ट हैं ये किसके पास हैं? छोला, छोला के पास। छोला याद करो, छोला के पास। याद करो चोला, फिर कनेक्ट करो कि आपको रोज घर में छोला बना के नहीं देगी मम्मी, तो मम्मी के पास जाओगे, मम्मी को पटाओगे, मम्मी जी बना दो यार घर में छोले छोले। तो मोटू से कनेक्ट किया काका, और पट्टनम से हमने कनेक्ट किया छोला। नेक्स्ट है अरिकमेडू। आप अपनी आंखें बंद करो, हाँ भाई आंखें बंद करो। शिवम गिरी आंखें बंद करो, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि आप आंखें बंद करो और आंखें बंद करके सोचो कि एक सांस है। क्या है? एक सांस है। और सांस क्या बोल रही है? सांस अपनी बहू को बोल रही है कि एरी। क्या बोल रही है? एरी। कामेडू, ज़्यादा कमेरू मत बन, बच्चे को भी देख ले। नैन अभी इसके बच्चा हुआ है, वो बच्चे को नहीं देख रही, ज़्यादा काम कर रही है। तो ये सास क्या बोल रही है? एरी। कमेडू मत बन, बच्चा पाल ले अपना। कमेडू, याद हो गया? एरी, एरी कमेडू पाला, एरी कमेडू पाला। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ आ जाओ अब। चेरा, इसको बोलो छः। छः लग रहा है सुनने, देखो ये इसको हमने बोला छो, छोले। इसको हम क्या बोल रहे हैं? छः की तरह बोलेंगे, ये लग रहा है छः की तरह। देखो, छह लोग ठंड में मुजरा देखने कहाँ गए? कहाँ गए? क्यों गए? क्यों गए? छह लोग, छेरा, ठंड, मुजरी और कुइलोन, ये किसके अंडर आते थे? ये पोर्ट्स छेरा के अंदर आते थे। और हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाए घूमने के लिए। गोवा, आप लोग की भी प्लानिंग बन रही होगी गोवा घूमने की, तो आप गोवा में अपना कदम रखना चाहते हो। तो गोवा पोर्ट किसके अंडर था? कदम्बास के अंडर। किसके? कदम्बास के। सारे याद हो गए? ये सारे पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसके पास हैं ये जरूर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, और जब आएगा तब बताना आके, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब बात क्या है, ये जो हमारा जो ट्रेड चल रहा था ना, ये सब यहाँ से ट्रेड करने के लिए मर्चेंट्स भी तो चाहिए। मर्चेंट्स, साउथ में कुछ मर्चेंट्स होंगे, वही तो ट्रेड करेंगे। तो जो साउथ में जो मर्चेंट्स होते हैं वो एक पूरा एक अपना एक संगठन बना के रखते हैं, मर्चेंट कॉरपोरेशन, उनका एक संगठन होता है। उस संगठन को ही बोला जाता है मनीग्रामम, अंजुवन्नम, नकारा, पेगंड्रू। ठीक है, ये सब क्या है? ये मर्चेंट कॉरपोरेशंस हैं। अब पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के मर्चेंट्स आते हैं। चेटियार्स, याद रखना, जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में मारवाड़ीज होते हैं राजस्थान साइड में, इस तरीके से चेटियार्स जो होते हैं वो साउथ इंडिया के मारवाड़ीज बोले जाते हैं। कौन? चेटियार्स। नेक्स्ट है समकर पडियार्स, ये ऑयल ट्रेडर्स होते हैं, तेली जिन्हें बोलते हैं। नॉर्थ में आपने सुना होगा बोलते हैं तेली, ये तेल का काम जो करते हैं, उन्हें साउथ में क्या बोलते हैं? समकरा पाडियार्स। टटार्स, टटार्स कौन है? जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं। एग्जाम में सीधा आ जाएगा टटार्स किस में ट्रेड करते थे, ठीक है, ऑयल में, गोल्ड में, तो ये पता होना चाहिए। ये कौन है? ये गोल्ड ट्रेडर्स हैं। सलियार क्या है? ये बुनते हैं। और कैकोलास क्या करते हैं? ये टेक्सटाइल का काम करते हैं, जैसे कांचीवरम, आपने साड़ी के बारे में सुना होगा। अब आ जाओ, याद रखना ये जो पहले तीन है ना, ये जो पहले तीन है ये क्या करते हैं? इनको बोलते हैं मर्चेंट्स। याद रखना, इन तीन को बोलते हैं मर्चेंट और इन तीन को बोलते हैं आर्टिशियन।
क्यों? क्योंकि ये आर्टिशियन वाला काम कर रहे हैं, कुछ एक कला दिखा रहे हैं, और ये मर्चेंट्स हैं। और ये लोग जो टैक्स देते थे, वो टैक्स देते थे ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज में, काइंड में टैक्स देते थे, और ये टैक्स देते थे कैश में। ध्यान से सुनो, ये कैसे टैक्स दे रहे हैं? ये टैक्स दे रहे हैं राजा को पैसे की तरह, मतलब पैसा दे रहे हैं राजा के हाथ में। ये क्या कर रहे हैं? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं राजा को टैक्स के तरीके से। अब याद रखना, जो टैक्स ये तीनों देते थे, ये तीनों, उस टैक्स को बोला जाता है अंतर आयाम। क्या बोला जाता है? अंतर आयाम। और जो ये लोग कैश देते थे, उस पैसे को बोला जाता है वरीचई। क्या बोला जाता है? वरीचई। और यहाँ पे जो ये दो आर्टिशियंस हैं, इनके टैक्स को बोलते हैं टट्टम पट्टम, और ये जो टैक्स दे रहे हैं उसको बोलते हैं वरम। क्या बोलते हैं? वरम। भाई एग्जाम में आएगा, ठीक है। आज तक आपने सिर्फ अभी ये मिडेवल इंडिया और ये सभी पढ़ रखा होगा, साउथ में अभी तक आप कभी घुसे ही नहीं हो, इसलिए थोड़े से शब्द आपको टफ लग रहे होंगे। बट ट्रस्ट में गाइस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, समझ लो। कहीं नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखना इन सारी चीज़ों को। टैक्स का मतलब क्या होता है? आपने 100 रुपये कमाए, उसमें से 20 रुपये टैक्स दे दिए, एक अंतर है ना। मतलब 80 रुपये रखे, 20 रुपये रख दिए, इसलिए इस टैक्स का नाम है अंतर आयाम। डिफरेंस की बात हो रही है, अंतर आयाम। और वो जो टैक्स दे रहा है कैश, उस कैश का नाम है वरीचई। ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ जो टैक्स दे रहा है उसका नाम अंतर नहीं है, यहाँ क्या टट्टम पट्टम दे रहा है। वो क्या दे रहा है? टट्टम पट्टम। और वो जो टैक्स दे रहा है उसका नाम वरम है। टैक्स का नाम ये है, और जो दे रहा है वो है वरम। अब देखो, यही जो है मर्चेंट्स, यही लोग अपनी क्या करते हैं, एक संगठन बना लेते हैं जिसे बोला जाता है डिफरेंट नामों से। बट अभी पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन चीज़ है, एग्जाम में याद भी तो आना चाहिए। सबसे पहले हम याद करेंगे सलियार। देखो ये तो बहुत ईजीली याद हो जाएगा कि ये लोग वीवर्स हैं, सिलने वाले, सिलाई करने वाले वीवर्स, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये तो बहुत ईजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है टटार्स। आपको मैंने बताया था कि 1 ग्राम गोल्ड से आप कितनी लंबी वो बना सकते हो, रोड, मतलब कि सॉरी, कितना लंबा खींच सकते हो उसको, बहुत लंबा खींच सकते हो 1 ग्राम गोल्ड को। नहीं याद आ रहा ना? अब आएगा, रुक जाओ। तुम लोग ना यार, यही तुम्हारी कमी है। तुम लोग में एक बार जो चीज़ पढ़ा दी ना, तुम बोलोगे सर कब पढ़ाया था, सर याद ही नहीं आ रहा सर हमको। तो अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को, अब याद आएगा। ये देखो, यहाँ आ जाओ। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो। 1 ग्राम गोल्ड को कितना लंबा खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको यहीं से इसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये रहा, ये देखो। तो गोल्ड जो है बहुत लंबा तार खींच सकता है। तो कभी नहीं भूलोगे अब इसको। गोल्ड, टटार्स, तार, बहुत लंबा तार खींच सकता है गोल्ड का। ठीक है। सलियार हो गया, ततार्स हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ इस पे, समकारा पटियास। एक्चुअली आपको पता होगा, इसे आप बोलो संस्कार। जिनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं वो रोज सुबह उठते ही तेल लगाते हैं सिर में, ऑयल। संस्कार पदियार्स, ठीक है, समकार पदियार्स, याद हो गया। तो ये ऑयल ट्रेडर्स हो गए, ये गोल्ड स्मिथ वाले हो गए, और ये वीवर्स हो गए। ये 3 हमको याद हो गए। अब यहाँ आ जाओ, कई कोला, कई कोला टेक्सटाइल। अब देखो इसमें याद रखो, इसमें एक वर्ड आ रहा है कई, और एक आ रहा है कोलाज। आपने बहुत सारी कोको कोला ली, पहले तो कपड़ा लिया, और उस कपड़े में बहुत सारी कोको कोला की बोतल रख ली, और फिर कपड़ा बांध लिया। तो टेक्सटाइल्स कहाँ बांधा जा सकता है? मतलब टेक्सटाइल में क्या बांधा जा सकता है? बहुत सारी कोलाज, कई कोलाज। कई कोलाज हो गया, वीवर्स हो गया, टटार्स हो गया, और ये संस्कार वाला। चेटीआर्स का आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करोगे कि चेटीआर का मतलब होता है वेरी बिग मर्चेंट्स, ठीक है, कनेक्ट करके बताओ। अब यहाँ आ जाओ भाई, टैक्स की बात करेंगे। जो टैक्स कैश में दिया जाता था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो हमने पूरा टैक्स वैक्स की बात कर रखी है, बट यहाँ कैसे टैक्स दिया जाता था? अगर साउथ इंडिया में कोई टैक्स दे रहा है और वो कैश की तरीके से दे रहा है, कैसा? कैश दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसे बोलेंगे अंतरायाम। ये तो आपको याद मैंने करा दिया, क्योंकि डिफरेंस की बात है, अंतर मतलब डिफरेंस होता है। बट कैश को क्या बोला जाएगा? वरीचई। अगर आपको जाके चाय खरीदनी है ना, चाय लेनी है, और वही कैसी चाय, बहुत बड़ी चाय लेनी है, तो वहाँ पेटीएम नहीं चलेगा, सीधा कैश देना पड़ेगा। वरी चाय, बड़ी चाय के लिए कैश देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वरी चाय, कैश। याद करो, कैश मतलब वरी चाय, बड़ी चाय मिलेगी कैश से। अब आ जाओ काइंड, मतलब आप सीधा कोई गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो टैक्स में। कौन? आर्टिसियंस। जो लोग कुछ कलाकार हैं, वो लोग क्या करेंगे? आर्टिसियंस जो हैं, कुछ बुन रहे हैं, कुछ कपड़ा बना रहे हैं, वो लोग टैक्स देंगे, जिसे बोलेंगे वरम। इसको आप याद कर सकते हो गरम से। क्या? गरम। कि भाई एकदम गरम गरम टैक्स दिया है, वो भी कैसा? एकदम कपड़ा एकदम, तो एकदम ताज़ा गरम कपड़ा दिया है, वरम गरम। ठीक है। और जो इनके टैक्स को, ये टैक्स जो कर है, इस कर का नाम क्या है? तट्टम पट्टम।
एक कपड़े को अगर आप इस साइड रखोगे तो इस साइड रखा, बोलते हैं ना कपड़े की तय बना दो, तय बना के इधर टट्टम और इस साइड करा तो पट्टम, तट्टम पट्टम। ये तो दो चीज़ याद हो गई भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये। अब आ जाओ, अब ये मर्चेंट लोग ना अपनी एक एसोसिएशन बना के रखते थे। क्या बना के रखते थे? एसोसिएशन, जिसका बहुत डिफरेंट टाइप की एसोसिएशंस है। अब हमको सारे नाम याद होने चाहिए कि साउथ इंडिया में कौन कौन सी एसोसिएशन थी, सारे नाम याद होने चाहिए। पहला नाम है मनी ग्रामम। मनी ग्रामम, ये कॉर्पोरेशन जो है वो केरला से ऑपरेट होती थी। कहाँ से? केरला से, याद रखना केरला से, ठीक है। जब कोई चीज़ केरला से ऑपरेट होगी तो इसमें कौन लोग होंगे? चेरास। याद है ना आप लोगों को? मैंने क्या बताया था, साउथ में यहाँ पे क्या है? ठंडा, ठंड में 6 लोग ठंड में मुजरा देखने क्यों गए, याद है ना? ये जो तीनों याद कराए थे अभी, तो ये लोग क्या हैं? ये मणिग्रामम केरला में है। तो इनके पोर्ट्स, अभी तो एग्जाम में सीधा आ गया मणिग्रामम, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मणिग्रामम जो है कहाँ से ऑपरेट करते थे। उनके यही पोर्ट्स हैं, कौन से? मुजरी और ठोंडी, और एक और है कौन सा? क्विलोन। याद है ना? अभी याद कराया था, ये देखो, ये जो पहले याद कराया था वो इसलिए याद कराया था मैंने आपको, ये मुजरी, क्विलोन और ठोंडी, ठीक है। 6 लोग ठंडी में मुजरा देखने क्यों गए, याद हो गया, ठीक है। और प्लीज़ कोई ना इन ट्रिक्स को कोई अदरवाइज मत लो, ये सब चीज़ें बस एग्जाम में चीज़ें याद आ जाएं इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अंजुवनम, ये भी केरला से ऑपरेट करते थे। नेक्स्ट क्या है? नकारा। नकारा, यहाँ पे जितने भी मर्चेंट्स थे ना, ये शूद्रास थे, ओनली शूद्रास ही मिलके मतलब इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो शूद्रा मतलब ये लोग कौन हो गए? ये लोग नॉन ब्राह्मण हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ पेकंड्रू, इसमें मिक्स्ड मर्चेंट्स थे। और ये है एनुरुवर्रा, ये है एनुरु, AINNURRUVR। इनको एक नाम से और बुलाया जाता है जिसे बोलते हैं अयोल 500, ठीक है, 500। कुछ लोग ये सोचेंगे कि 500 का मतलब है कि 500 लोग होंगे इसमें, नहीं, ये 500 नंबर ऑफ डायरेक्शंस थी कि ये लोग इतने डायरेक्शन में जाएंगे, 500 डायरेक्शंस हैं, ठीक है ये। अब जो मैंने आपको ये याद कराया है ना, ये सारी चीज़ें, ये मैंने आपको इसलिए याद कराया क्योंकि मुझे पता है ये एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, आज नहीं तो कल आपको ये जरूर एग्ज़ाम में मिलेंगे। अब यहाँ आ जाओ, तो ये क्या है? मणिग्रामम और नाना देसी क्या है? ये गिल्ड्स हैं, मतलब ये एक एसोसिएशंस हैं। तो आपको ये याद करना है कि मणिग्रामम जो है वो साउथ इंडिया में, अयोल 500 ये मोस्ट पावरफुल साउथ इंडियन गिल्ड थी, एक अंजुवन्नम केरला में, और नाना देशी ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज। ये नाना देशी, देखो नाना मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा, नाना मतलब डिफरेंट, ठीक है। मैनी प्रकार, नाना प्रकार के, सुना होगा ना, नाना प्रकार के हिंदी में सुना होगा आपने। तो ये जो नाना प्रकार के हैं ये ट्रेडर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इनकी एक एसोसिएशन। मणिग्राम साउथ इंडिया में हो गया, अयोल 500 भी साउथ इंडिया में हो गया, और अंजुवन्नम केरला में। तो कभी भी अगर ऐसा नाम आता है तो याद रखना वो मर्चेंट गिल्ड की बात कर रहा है। अब आ जाओ, बट मैं आपको इसमें और भी चीज़ें सिखाऊंगा। ये तो हो गया, मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया, एक टॉपिक के लिए सोचो जब मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा चीज़ें, तो सिर्फ ये साउथ इंडिया के लिए मतलब मैं पूरा आपको इस तरीके से समझाऊंगा इस टॉपिक को, फिर जाके ये एक लाइन कंप्लीट होती है। देखो भाई, मगर इसमें 4 लाइन लिखी हुई है, ये देखो, क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू विलेज, ये सब और क्या है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेज। कुछ गांव ऐसे होते थे जो रेवेन्यू नहीं देंगे। ऐसे कौन से गांव हैं? ऐसे गांव देखो, यहाँ आ जाओ। सबसे पहले तो हम याद रखेंगे ब्रह्मदेया, ये इंडिविजुअल विलेजेस होते थे, ठीक है, जो नॉन रेवेन्यू, जो टैक्स नहीं देंगे। बट इन्हीं के ब्रह्मदेया के ग्रुप्स को बोला जाता था अग्रहारा, जो टैक्स नहीं देते उन गांवों को क्या बोलेंगे? अग्रहारा। और कभी कभी क्या होता था, कुछ टेम्पल्स को विलेज गिफ्ट में दे दिए जाते थे। जैसे ये एक टेम्पल है, तो इस टेम्पल को एक विलेज, पूरा का पूरा विलेज गिफ्ट में दे दिया गया, तो यहाँ पे जो भी काम होगा इस टेम्पल से रिलेटेड होगा, तो उसको बोलते थे देवदाना, ठीक है। याद कराने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बट पहले समझो। अब याद रखना, जो ब्रह्मदेया का जो क्लस्टर है ना, मतलब ब्रह्मदेया तो एक विलेज हो गया, जो विलेज टैक्स नहीं देगा उसको क्या बोला जा रहा है? ब्रह्मदेया। बट इसके जो अगर 4-5 अगर क्लस्टर, मतलब 4-5 मिला दिए जाएं, ऐसे बहुत सारे गांव मिला दिए जाएं, तो या तो उसे अग्रहारा बोलो, या उसे बोलो चतुर्वेदी मांगलम, ठीक है, चतुर्वेदी मांगलम। तो ये उन चीज़ों के नाम है, उन गांवों के नाम है, उन क्लस्टर्स के नाम है जो लोग टैक्स नहीं देंगे। आपको याद करना है बसाड़। क्या याद करना है? बसाड़, BCAD, बसाड़। बी से क्या हो गया? ब्रह्मदेया, ये हो गया चतुर्वेदी मांगलम, ए से हो गया अग्रहारा, और डी से क्या हो गया? जो क्या? देवदाना, जो लैंड दिया जा रहा है टेम्पल्स को, वो भी टैक्स नहीं देगा। तो BCAD, ये 4 आपको याद होने ही चाहिए कि भाई ये लोग टैक्स नहीं देते, ठीक है। तो अगर एग्जाम में यहाँ पे आता
वाट वर अग्रहारा, तो आंसर क्या हो जाता? क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेज। अब आते हैं विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप्स। एक्चुअली क्या है, हर विलेज में कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं। नॉर्थ इंडिया में जिनको बोलते हैं ग्राम सभा या बोलते हैं ग्रामिका, ये क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसको, ग्रामिका, ये विलेज का हेडमैन होता था। कौन? विलेज के हेडमैन को क्या बोलते थे? ग्रामिका। नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। और नॉर्थ इंडिया में जो ग्राम सभा है ये तो असेंबली ऑफ जो गांव के लोग हैं उनकी असेंबली हो गई। बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में टर्म्स थोड़े डिफरेंट हैं, वो भी हमको याद होने चाहिए। जब मैं आपको हिस्ट्री पूरी मतलब ऐसे डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो याद रखना मैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को सब कुछ कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, तो कभी भूलोगे नहीं आप लोग। देखो, साउथ इंडिया में सबसे पहले तो याद करो उर, जो नॉन ब्राह्मण विलेज है उसको बोला जाएगा उर। ठीक है, नॉन ब्राह्मण विलेज की जो असेंबली है, ठीक है, जो एक साथ असेंबली होगी उसको बोला जाएगा उर। और सभा क्या है? जो ब्रह्मदेया विलेज है वहाँ की असेंबली को बोला जाएगा सभा। और जो ट्रेडर्स हैं उनकी असेंबली को क्या बोला जाएगा? नगारम। और नाडु क्या है? ये विलेज के क्लस्टर हैं। अब आप लोग यहाँ आ जाओ, ये जो हमने सीखा, ये क्या ट्रेडर्स की असेंबली को क्या बोला जाएगा? नगारम। तो ये जो देखो यहीं से ग्रामन नगारम लग रहा है, निगारमम लग रहा है, निगारम, यहाँ से देखो मनीग्राम नीग्राम लग रहा है ना, तो ये ही है नागराम। ये ट्रेडर्स एक साथ एक अपनी असेंबली बना लेते थे, उसको बोलते थे नागराम। तो अगर आपको ये इतना सा ही पता होता तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो ट्रेडर्स की असेंबली को क्या बोला जा रहा है? नगारम। तो ये आप याद रखना। जैसे तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु, तो नाडु क्या है? वो विलेज का क्लस्टर है। तो ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब यह है लिटरेरी सोसाइटीज इन द कैपिटल टाउन। याद रखना, जो लिटरेरी सोसाइटी है ना, डी वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है कि नॉर्थ इंडिया में होती थी कवि संघ सभाज या कवि समघास, ये क्या था? पोएट असेंबली थी। और साउथ में इसी जो पोएट असेंबली थी उसको बोलते थे संगम। संगम में जो आपने सुना होगा, तो ये पूरा ये पोएट असेंबली के बारे में है। तो हमने इसमें चारों के चारों जो ऑप्शन है ना उसको डिटेल में पढ़ लिया। अगर अब कभी भी ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से रिपीट होगा, और वो रिपीट होता है, यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो रिपीट जरूर करता है, बट ऐसे करता है कि आपको फील नहीं होगा कि वो रिपीट हुआ है। बट अब मैंने आपको पूरा हॉलिस्टिक कवर कराया है, ठीक है, पूरा हॉलिस्टिक। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एडिड टू द 8th शेड्यूल बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1967? देखो भाई, 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। 8 कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, 8 ऐसे बनता है, दो बार दो गोले बन रहे हैं, ऐसे ही 2 बार 2 लिख दो, तो 22 लैंग्वेज है। याद रखना 22 लैंग्वेज है। बट स्टार्टिंग में सिर्फ 14 ही लैंग्वेज थी, और जो सारी लैंग्वेज वो बाद में जुड़ी हैं। ठीक है, अब हमें याद क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि ये देखो, सिंधी कब ऐड हुई? सिंधी ऐड हुई 21st अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, वो जो 21st था उससे सिंधी ऐड हुई। 71st से ऐड हुई ये तीनों, और 92 से ऐड हुई ये तीनों। अब हमको याद करना है, वो एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि 71th अमेंडमेंट से कौन सी ऐड हुई, सीधा पूछ लेगा। या 92nd अमेंडमेंट से कौन सी ऐड हुई, क्योंकि 14 तो ये हो गई, और बाकी बची हुई जो 8 हैं ये बाद में ऐड हुई हैं। अब हमको ये याद करनी है। सबसे पहले तो याद करो, 21 और 71 कितना होता है? 92। ठीक है, ये ट्रिक है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो 92। तो ये 92nd अमेंडमेंट है, ये 71st अमेंडमेंट, और ये 21st अमेंडमेंट। तो अब हमको याद करना है कि 21st में कौन सी है। सबसे पहले हम याद करेंगे, देखो ये वाला, इसको मेरे साथ बोलोगे तभी याद होगा। बोलो, बोडो डोगरी मैथिली सेंथली। बोलो, बोडो डोगरो मैथिली सेंथली। बोडो डोगरो, हाँ भाई, बोल रहे नहीं बोल रहे? जल्दी बोलो। रवि, हाँ भाई, आवाज़ आ रही है रवि? बोलो, बोडो डोगरो, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी मैथिली सेंथली, बोडो डोगरी मैथिली सेंथली। याद हो गया? ठीक है, तो ये कब है? इन दोनों को ऐड करके अमेंडमेंट है 92nd। अब आ जाओ सबसे पहले भाई एक ही ऐड करेंगे, ऐसे थोड़ी स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐड कर देंगे। तो 21 में कितनी ऐड हुई? 1, सिंधी। अब आ जाओ यहाँ 71 में क्या है? 71 में 3 ऐड हुआ। आपको याद करना है नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि इन दोनों में सबसे पहले कौन सी ऐड हुई, मणिपुरी या मैथिली? याद रखना, पहले मनी आता है, पहले पैसा आता है मनी, बाद में मैथिली आई है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे इसमें लिखा है कि इंडिया का पहला ये ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल ये सब बना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें से क्या इमिशन नहीं होगा? इट हैज़ नो टेल पाइप इमिशन अदर देन, मतलब इसमें से क्या इमिशन होगा? भाई वाटर निकलेगा सीधा सा, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। अब मैं आपको इसमें ये समझाऊंगा भाई कितने टाइप की ये हाइड्रोजन होती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना है। क्या?
ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, आप सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ रहे हो, और भी टाइप की हाइड्रोजन होती हैं, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, पिंक, येलो, वाइट। हर हाइड्रोजन का सोर्स क्या है उसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या होगा। आपको जो याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो ये याद रखनी है, जो हाइड्रोजन हमें कोल से मिल रही है उसे बोलेंगे, कोल या नेचुरल गैस से उसे बोलेंगे ग्रे। तो कोल क्या बहुत काला सा होता है, ग्रे सा होता है, ऐसे याद रखो। कोल से जो मिल रहा है वो ग्रे हो गया। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे ग्रीन। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब वाटर को तोड़ा जा रहा है, H2O को H2+O2 में तोड़ा जा रहा है यूजिंग रिन्यूएबल, सोलर, विंड या हाइड्रो से अगर तोड़ा जा रहा है तो उसे बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ये इसमें ज़ीरो इमिशन होता है। कितना? ज़ीरो इमिशन। आपको सिर्फ एक तो ये याद रखना है ग्रे, एक याद रखना है ग्रीन। अब आ जाओ ब्लैक में। ब्लैक में क्या है, ये कोल गैसिफिकेशन से होता है, और ब्राउन जो है वो लिग्नाइट से होता है, ये सॉफ्ट कोल होता है, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। तो हमें ग्रे, ग्रे याद हो गया जो कोल से बन रहा है हाइड्रोजन। ग्रीन याद हो गया जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से बन रहा है। बट देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में बहुत ध्यान से देखना, यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अगर रिन्यूएबल से हो रहा है तो उसे बोला जाएगा ग्रीन। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा है तो उसे बोला जाएगा पिंक हाइड्रोजन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है तो उसे बोला जाएगा येलो हाइड्रोजन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में यही आता है और यही आएगा, याद रखना यही आएगा। वो आपसे पूछेगा कि अगर हम वाटर को तोड़ते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और H2 और O2 को अलग कर रहे हैं, तो अगर रिन्यूएबल से यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। रिन्यूएबल भाई ग्रीन होता है। बट जो न्यूक्लियर होता है ना उसको बोला जाएगा पिंक, और इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाएगा येलो। याद कैसे करोगे इसको? आप ऐसे याद कर सकते हो। आपको देखो यार, न्यूक्लियस को ध्यान से सोचोगे ऐसा फील होगा यार कहीं यार न्यूक्लियस बहुत अंदर है, कहीं एकदम खून के जैसे अंदर लाल रंग का होगा कुछ, ऐसा फील होगा आपको। और इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को लगती है, बिजली का करंट लगेगा तो आदमी पीला पड़ जाएगा। तो ये दोनों याद कर लो, यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये तीन मैच द फॉलोइंग में आएंगे, याद करो, 100% आना ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, वाइट। वाइट हाइड्रोजन वो होता है जो नीचे अंडरग्राउंड से मिलता है, ठीक है। और ये ब्लैक और ब्राउन मैंने आपको बता दिया, हार्ड कोल और सॉफ्ट कोल। काला क्या है, हार्ड है, और थोड़ा सा जो ब्राउनिश है वो सॉफ्ट है। क्या बचा? ब्लू हाइड्रोजन बचा। ये जो ब्लू हाइड्रोजन है ये तब मिलता है जब हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। एक SMR मेथड होता है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, जिसमें हम कार्बन कैप्चर भी करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कार्बन कैप्चर की बात आ जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लू हाइड्रोजन। अब देखो यार, इनमें देखो इससे भी पॉल्यूशन हो रहा है तो मैंने इसलिए ये वाला इमोजी लगा दिया। ये ग्रीन वाला एकदम बढ़िया है, इसमें खुशी मनाओ, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। इन दोनों में भी देखो भाई पॉल्यूशन हो रहा है। ये जो लास्ट वाला वाइट है इसमें भी जीरो इमिशन है। जीरो इमिशन सिर्फ दो में ही होता है, एक तो ग्रीन में और एक वाइट में, और सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉल्यूशन है ही, याद रखना। इस चार्ट को बहुत अच्छे से बना लेना अपने, जहाँ भी आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। ये क्या है, ये ई रूपी लॉन्च हुआ था, ठीक है, बहुत पहले। तो उसमें क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रूपी इज़ 1 लाख, ये भी सही है। बेनिफिशियरी कैन रिसीव ई रूपी विदाउट हैविंग ए बैंक अकाउंट। इसमें याद रखना, विदाउट बैंक अकाउंट, विदाउट कार्ड, विदाउट पेमेंट ऐप, किसी के भी अगर नहीं है कोई चीज़ उसके पास तब भी वो रिसीव कर सकता था। इसमें क्या लिखा, टू रिसीव ई रूपी ऑन मोबाइल फ़ोन बेनिफिशियरी नीड ए स्मार्टफोन, स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है और दो इसमें सही हैं। यहाँ आ जाओ अब। In India, which one of the following is responsible for government of India's policy in the matter concerning to the telecommunication? टेलीकम्युनिकेशन आपके एग्जाम में इसलिए आता है क्योंकि आप लोग जा रहे हो डिफेंस में, और डिफेंस में टेलीकम्युनिकेशन का बहुत यूज़ होता है। मतलब एक तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है, आप लोग एक दूसरे से बात करोगे, ठीक है, सीक्रेटली बात करोगे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का टॉपिक डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले टेलीकम्युनिकेशन सिखाता हूँ कि होता क्या है। देखो, टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें आप ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो, इसमें आपको वॉइस, डाटा, वीडियो, टेक्स्ट, इसमें आप एक दूसरे को सेंड करते हो लॉन्ग डिस्टेंस में यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है वो तार से भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना तार या विदाउट तार, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की हेल्प लेके, उसको बोला जाता है टेलीकम्युनिकेशन। हमारे यहाँ पे 3 पॉलिसी स्टार्टिंग में याद रखो। एक है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, इसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे? इसको रिप्लेस कर दिया गया है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, NDCP। पहले क्या था, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी था, उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया, 2018 में NDCP कर दिया। और अब जो है NDCP का ड्राफ्ट आया है 2025 में, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18 वाली पॉलिसी भी अब नहीं चलेगी, अब नई पॉलिसी चलेगी जो 2025 में अब आने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2018 की पॉलिसी में क्या था और 2025 की पॉलिसी में क्या है।
2018 की पॉलिसी में जो था नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, उसमें ये कहा गया कि हम यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड एक्सेस कर देंगे हर सिटीजन को बाय 2022। और जो नई पॉलिसी आ रही है, इस पॉलिसी का नाम हो जाएगा ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2025 नाम हो जाएगा अब इसका। इसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है हमको। ये लोग बोल रहे हैं कि अब जो पॉलिसी आ रही है टेलीकॉम की, उसमें हम यूनिवर्सल 4G कवरेज कर देंगे। एक तो मतलब पूरे देश में हर जगह 4G पहुंच जाएगा 2030 तक, और 5G पहुंच जाएगा 90% कंट्री में। कितना? 90%। तो आपको ये डाटा याद रखना है, आपके एग्जाम में अब ये आएगा, क्योंकि ये न्यू डाटा है। याद करो, 4G, 5G और 30, तीनों डिजिट आ रहे हैं देखो, तीन, ऐसे याद करो, 3, 4, 5। 2030 तक 4G पहुंचा देंगे और 5G पहुंचा देंगे। 5G कितना पहुंचाना है? 90%। ये याद करना है, छोटा छोटा लिखो तभी चीज़ें याद हो पाएंगी। यहाँ आ जाओ अब, क्या बोल रहा है? इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी इन ऑल मैटर्स। अब देखो यार, ये जो पॉलिसी है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक चीज़ थी जिसका नाम था टेलीकॉम कमीशन। क्या नाम था? टेलीकॉम कमीशन। जैसे टेलीकॉम पॉलिसी का नाम बदल दिया गया, ऐसे ही टेलीकॉम कमीशन, देखो टेलीकॉम की जगह इन्होंने क्या ये यूज़ करा है, ध्यान से देखो। पहले टेलीकॉम था, बीच में इन्होंने अब लिख दिया डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही टेलीकॉम कमीशन का नाम क्या हो जाएगा? डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। एक टाइप का कमीशन है बस यार ये, ठीक है? कुछ लोग बैठते हैं यहाँ पे, इतना बस समझो। अब ये लोग करते क्या हैं? जो ये डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है ना, ये ही पॉलिसीज़ बनाते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड है, वो कौन करेगा? डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। बट हमको जो नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। एक दिया है आपको ये ट्राई, TRAI, ट्राई। ये क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये टैरिफ लगाता है, याद रखना, ये 1997 में बना। फिर है टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी, ये एडवाइस देता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। एक है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये PSU है। किसके अंडर? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। किसके अंदर है ये? DOT, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। ये क्या करता है? ये एग्जीक्यूट करता है क्या? जो टेलीकॉम के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, फाइबर फैलाना है पूरा, सैटेलाइट से कुछ अगर कम्युनिकेशन करना है, रूरल नेटवर्क लगाना है, सैटेलाइट लगानी है, तो वो सारा का सारा जो है ये कंपनी का ठेका है भाई। इस कंपनी का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इसका काम है एडवाइजरी देना। तो आप अपने नोट्स में ना इसे बहुत अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग में दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट अब चेंज हो रहे हैं। मैच द फॉलोइंग में दे देगा इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, 1 2 2 1, मतलब 1 2 3, तीनों चारों, सब कुछ ही पूछ सकता है। तो इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया कुछ पॉलिसी के ऊपर या कुछ सैंक्शंस लगाना, इसका ये मेन काम हो गया। इसका काम हो गया टैरिफ लगाना, इसका काम हो गया एडवाइस करना, और इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। ठीक है? अब इसमें मैं आपको 2 चीज़ और बताऊंगा, याद रखना। ये जो ट्राई है ना, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब ये पार्लियामेंट से किसी एक्ट के बाद बनी है। और ये एडवाइजरी, ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी ही रखनी है कि इसमें से कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी है और कौन सी नॉन स्टैच्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है? ठीक है, चलो। और ये ऐसे भी बात कर सकते हो, एडवाइजरी तो ऐसे ही दे देते हैं ना, तो नॉन है, नॉन स्टैच्यूटरी, और ये वाली पार्लियामेंट से बनाई गई है, ट्राई। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे जेम्स वेब्स टेलीस्कोप। ये क्या है? ये जेम्स वेब ना एक फॉर्मर नासा का एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके नाम पे है। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, याद रखना सबसे पहले तो। ना ही किसी एस्ट्रोनॉट के नाम पर है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी एग्जाम में घुमा देता है। अब देखो, ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है जो एवर लॉन्च हुई है स्पेस में, और ये 3 लोगों ने मिलकर बनाई है। तो ऐसे याद कर सकते हो, ये 3 लोग हैं, देखो, नासा, यूरोपियन और कनाडा के लोगों ने मिलके, मतलब स्पेस एजेंसीज हैं, ये JWST का बनाया है। तो ये दोनों सही है, बट हमको ये नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है ये, क्योंकि इस बार हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ये कहाँ गए हैं? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। ठीक है? याद रखना, इंडिया के पहले पहले हैं जो ISS में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है? और स्पेस में जाने वाले सेकंड बने हैं इंडिया के। तो ये फर्स्ट और सेकंड में याद रखना है, कन्फ्यूजन में आ सकते हो आप। ठीक है? क्योंकि इंडिया के पहले कौन थे जो स्पेस में गए थे? राकेश शर्मा। ठीक है? राकेश शर्मा। अब यार, ये सब सिखाने से पहले कि ये क्या मिशन था, क्या था, पहले मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ। ये इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट और व्योमनॉट में क्या अंतर होता है। याद रखना, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं किसको?
जो बंदा स्पेस में जा रहा है उसको बोल दिया भाई अमेरिका वाले ने एस्ट्रोनॉट, बट भाई रशिया वाले उसे बोलते हैं कॉस्मोनॉट। हम अपना अलग लेके आए हैं, हम बोलते हैं व्योमनॉट। तो हम अगर किसी को, जैसे शुभांशु शुक्ला है ना, तो हमारे लिए ये दुनिया के लिए होंगे एस्ट्रोनॉट, बट हमारे लिए एक व्योमनॉट है ये, ठीक है, क्योंकि वो हम एस्ट्रोनॉट को क्या बोलते हैं, व्योमनॉट बोलते हैं। याद रखो, ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे यार कोई भी आप लोगों को, कॉन्सेप्ट्स हैं यार ये। और याद रखना, ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, ये कभी भी सैटेलाइट में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट इज नॉट रीयूजेबल। अब आपको यही नहीं पता सैटेलाइट क्या होती है, ये सब चीज़ें। देखो यार, मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है पहले, यहाँ ध्यान ध्यान से देखो आप। स्पेस में सैटेलाइट जा रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप इंटरनेट चला रहे हो उससे, और डिफेंस में सिक्योरिटी की बात होती है। तो ये तीनों के तीनों ही ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए हमेशा ये स्पेस का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अब ये स्पेस का क्वेश्चन मिला ना, देखो अभी ये जेम्स वेब वाला स्पेस का क्वेश्चन मिला, उससे पहले टेलीकम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन मिला, कम्युनिकेशन वाला, और आपको डिफेंस का क्वेश्चन ही मिलेगा। हमेशा सीडीएस का पेपर में हमेशा ये तीनों सेट के क्वेश्चन एक साथ आते हैं। समझो यार, भाई पूरी रिसर्च कर रखी है, कनेक्शन सारे बना रखे हैं, बट बस आप लोग बैठ के समझ लो, ठीक है। अब देखो, अब बात क्या है, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक स्पेस क्राफ्ट क्या होता है। जो भी चीज़ स्पेस में भेजी जा रही है वो एक स्पेस क्राफ्ट होता है, चाहे वो सैटेलाइट हो या शटल हो, कुछ भी हो, उसको क्या बोलेंगे, स्पेस क्राफ्ट। तो एग्जाम में अगर लिखा आ गया कि सैटेलाइट इज ए स्पेस क्राफ्ट, हाँ भाई है। जो भी चीज़ स्पेस में जा रही है ना, वो एक स्पेस क्राफ्ट है। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो। ये टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं पता होंगी, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई छोटा सा बच्चा भी पूछ लेगा ना, उसको भी नहीं समझा पाओगे नहीं तो। स्पेस क्या होता है? करमान लाइन के बाद जितनी चीज़ है वो सब स्पेस में काउंट होती है। हमारी अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर एक लाइन हम बना लेते हैं, मान लेते हैं, जिसको बोलते हैं करमान लाइन। इस करमान लाइन के ऊपर जो भी कुछ है वो स्पेस है, ठीक है। अब आ जाओ सेटेलाइट में। सेटेलाइट क्या होती है? जो भी ऑब्जेक्ट जो किसी लार्जर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसे सैटेलाइट बोला जाएगा। तो ये अगर छोटी सी कोई चीज़ है, इसके अगर लार्जर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रही है, तो वो एक सैटेलाइट है, ठीक है। हमेशा अपनी एक ऑर्बिट में घूमता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटी की वजह से, तभी ये इसके चारों तरफ घूमता है। याद रखना, सैटेलाइट्स जो होती हैं वो नॉट रीयूजेबल होती हैं, मतलब उनको आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या है, वो जब एक सैटेलाइट का काम ख़त्म भी हो जाता है तब भी वो स्पेस में घूमती रहती है। वो वहाँ एक कचरा है, ठीक है, कबाड़ा है वो वहाँ पे। तो वो क्या करता है, स्पेस डेब्रीज बोलते हैं उनको, स्पेस जंक बोलते हैं, क्योंकि वो जब उनका यूज़ ही नहीं हो रहा वो ऐसी घूम रही है वहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ आ जाओ, इसको बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम, कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो ओवर पॉपुलेटेड हो गया है ऐसे ऑब्जेक्ट से, ऐसे डेब्रीज से, प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ सैटेलाइट इन सर्टेन सेक्शन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। मतलब अगर आप चाहते हो, ये अर्थ है कि आप चाहते हो यहाँ पे सैटेलाइट भेजना तो यहाँ घूमे, बट आप सोचोगे कि यार यहाँ पे तो पहले से ही कुछ कचरा है, उस कचरे को ही कि आप यहाँ नहीं भेज पा रहे, उसे बोला जा रहा है केस्लर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, शटल। शटल का क्या मतलब होता है? अगर कोई स्पेस क्राफ्ट है जिसको रीयूज कर सकते हैं, उसे बोला जाएगा शटल। ध्यान से समझो इस बात को। स्पेस क्राफ्ट क्या हो गया? जो भी चीज़ हम स्पेस में भेज रहे हैं वो हो गया स्पेस क्राफ्ट। बट शटल क्या है? अगर हम उस स्पेस क्राफ्ट को दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे बोला जाएगा शटल, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट किस में जाते हैं? एस्ट्रोनॉट शटल में जाते हैं। किस में जाते हैं? शटल में। याद रखो, एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट में नहीं जाते, एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं, वो भी कैसा? रीयूजेबल, इसलिए उसका नाम है शटल। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, समझो। शटल के अंदर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। अब देखो यार, इसको बोलते हैं ईवीए। ईवीए का मतलब है एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, मतलब हम जाने के बाद वहाँ पे चलेंगे, थोड़ा बहुत स्पेस वॉक करेंगे। तो वो जो स्पेस वॉक एक एस्ट्रोनॉट करता है ना, स्पेस क्राफ्ट के बाहर जाके, वो दो टाइप से कर सकता है। समझो ये स्पेस क्राफ्ट है उसका, और वो चाहता है कि थोड़ा बाहर जाके घूम के आए, मज़ा लेके आए। आप भी चाहते हो कि स्पेस में जाओ और मज़ा लेके आओ, बाहर जाके फील करो कैसा फील होगा आप लोगों को। मगर उस फीलिंग से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये फील करो कि भाई दो तरीके से ये काम आप कर सकते हो। एक को बोला जाता है टेथर्ड। टेथर्ड मतलब तार, ऐसे याद करो, तार के साथ। अनटेथर्ड मतलब विदाउट तार। इसमें क्या करता है, समझो ये आपका पूरा एक व्हीकल है, और ये हो आप, ठीक है। हाँ भाई रवि, आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप हो। आप चले गए स्पेस में। तो अब आप जब स्पेस के बाहर जब जाके ऐसे घूमोगे ना, तो आपके साथ ना एक ही नली सी लगा दी जाएगी। यहाँ से आप क्या लेते रहोगे? ऑक्सीजन लेते रहोगे। आप चाहे कितना भी दूर जाओ, बट इतना ही जा सकते हो जितना आपकी ये पाइप साइड नली सी लगी हुई है। तो इसको बोला जाता है टेथर्ड ईवीए। एक अनटेथर्ड होता है।
अनटेथर्ड में क्या है, आपको एक सूट पहनाया जाएगा जिसका नाम होगा सेफर, सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवीए रेस्क्यू। ये आपके बैक में लगा दिया जाएगा। ये क्या करेगा, एक थ्रस्ट की तरह काम करेगा। जैसे आप, हाँ भाई रवि सुनो, चलो किसी दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो तनु का एग्जाम्पल लेते हैं। तनु आपके क्या है, आपके समझो कमर पे ये लगा दिया जाएगा एक, क्या बोलते हैं, जेट का एक थ्रस्टर होता है। तो उससे क्या है, जैसे ही आपको ये पुश करेगा, क्या करेगा, जैसे ही ये जेट की तरीके से ऐसा करेगा कि आप एकदम आगे जाओगे और फिर आप पीछे भी आ सकते हो, आप थ्रस्ट की तरीके से काम करोगे यहाँ पे। तो एस्ट्रोनॉट क्या करता है, फ्री और इंडिपेंडेंट तरीके से स्पेस में मूव कर पाता है। तो फिर वो शटल से बाहर आकर चल सकता है। याद रखना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पहला एस्ट्रोनॉट कौन था जिसने स्पेस वॉक किया था, क्या नाम है उसका, एलेक्सी, एलेक्सा नहीं है, एलेक्सी, एलेक्सी लियोनोव, ठीक है, रशिया का बंदा था, इसने पहली बार स्पेस वॉक किया था। तो ये सारा का सारा मैंने आपको स्पेस इसलिए समझाया है क्योंकि स्पेस न्यूज़ में है और क्वेश्चन पक्का आना है इस बार। कोई क्वेश्चन आए ना है, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आना है इस बार, ठीक है। तो भैया ये जो मिशन इस बार गया, इस मिशन का नाम था एक्सियम मिशन 4, ठीक है। इसमें भाई आपको 6 चीज़ें याद करनी है कि इसमें इसरो के लोग गए, नासा के गए, स्पेस, मतलब इन सब लोगों ने हेल्प करी जाने में। तो हमारी तरफ से कौन गया, ये गए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है। नासा से गया कमांडर पैगी विटसन। पोलैंड और यूरोपियन स्पेस एजेंसी से गया सेलवोस उजांस्की विसिंस्की। और हंगरी से गया टिबोर कप्पू। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लें और यूपीएससी बहुत हलवा क्वेश्चन पूछ ले। वो ये पूछ ले कि इधर सारे जितने क्रू मेंबर्स थे उनके नाम दे दे, इधर कंट्री के नाम दे दे, तो आप बस एक ही मैच कर पाओगे, कौन सा, हमारे देश के इंडिया वाले जो ग्रुप कैप्टन गए हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कप्पू है जो हमेशा हंगरी रहता है। कप्पू कौन है, हाँ भाई याद सुनो भाई, दीपशिका, हाँ भाई रवि, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, अनिल सांगवान, हाँ भाई सुनो, क्या, हंगरी, कप्पू हमेशा हंगरी रहता है, ऐसे याद करो। और अब देखो, कोई अदरवाइज मत लेना, बस याद करने के लिए करा रहा हूँ। पैग पीने के बाद नशा हो जाता है, तो पैगी विटसन कहाँ का बंदा है, नासा का। याद कर लो, ये चारों ऑप्शन में इस बार आएंगे ही आएंगे, ये पक्का आ सकता है क्वेश्चन। इनके मिशन का नाम क्या है, एक्सियम मिशन 4। चलो ये तो हमने समझ लिया। अब हम ये समझेंगे भैया ये कब गए और कब आए, क्योंकि बहुत ही बड़ा इवेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा देश भी इंक्लूडेड है। भैया ये लॉन्च हुए थे 25 जून को और वापसी इन्होंने करी है 15 जुलाई को। अंदर घुस गए 26 जून में, डॉकिंग कर गए अंदर आईएसएस के, और अनडॉकिंग मतलब बाहर निकले 14 जुलाई को। हमें बस इसमें 3 तारीख याद रखनी है कि 15 जुलाई को तो इन्होंने वापसी करी। तो ये लोग पैसिफिक में सैन डियागो के पास इन्होंने, मतलब ये वापस जो आए यहाँ से आए हैं, मतलब यहाँ इन्होंने लैंडिंग करी ऐसे मानो। तो आपको याद रखना ये लोग 18 दिन रहे हैं ऊपर स्पेस में। कितने दिन, 18 दिन, 25, 18 और 15, ऐसे चीज़ें याद करके चलो। अब यार ये लोग गए क्यों थे वहाँ पे, ये एक प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था, याद रखना। ये कोई गवर्नमेंट का नहीं था, ये प्राइवेटली, मतलब प्राइवेट काम हुआ था। तो इसमें 60 एक्सपेरिमेंट करे, 31 नेशंस ने 60 एक्सपेरिमेंट करे हैं, साइंटिफिक रिसर्च करी है। हमको क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि इसरो ने टोटल 7 एक्सपेरिमेंट करे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करें, माइक्रो एल्गाई पे करा है, मसल रीजनरेशन पे, स्प्राउट्स पे, टार्डिग्रेड्स पे, कॉग्निटिव इंटरफ्रेंस, और आपका साइनोबैक्टीरिया और सीड फिजियोलॉजी। आपको लग नहीं रहा कुछ खेती से चल रहा है भैया, ऊपर खेती करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो तभी फील होगा। लग नहीं रहा जैसे कुछ खेती जैसे चल रहा है, माइक्रो एल्गाई, मसल रीजनरेशन, स्प्राउट्स उगा रहे हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया, सीड फिजियोलॉजी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि इंडिया ने जो 7 एक्सपेरिमेंट करे हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ आ जाओ, जिसमें ये गए हैं उस लॉन्च व्हीकल का नाम है स्पेस एक्स फॉल्कन 9, ठीक है। एग्जाम में बट ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये लिखाएगा कि रिसेंटली ब्लॉक 5 B10942 वाज इन न्यूज़। ये क्या है, आपको हवा भी नहीं लगेगी अगर आपको ये ना पता हो कि स्पेस एक्स का नाम, स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 का लॉन्च व्हीकल का नाम ही ये है। तो लॉन्च व्हीकल तो ये है, बट जिस क्रू में गए ड्रैगन, उस कैप्सूल का नाम क्या है, ग्रेस। कौन से कैप्सूल से गए हैं, ग्रेस कैप्सूल से। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कैप्सूल से मैंने उन्हें रेस लगा ली, ठीक है। तो आपके ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और क्या बचा, हाँ यहाँ आ जाओ। इंडिया हैज़ अचीव 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग मच अहेड ऑफ द टारगेटेड डेट, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस। नॉर्मल सी बात है यार, इथेनॉल फिर कहाँ से निकलेगा, शुगर की इंडस्ट्री से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऊपर, और क्या है ये, साइंस कंप्लीट करते हैं और सब कुछ समझा दूंगा यार, साइंस में बहुत ईजी है यार ये सब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इसको क्लियर होने दो। चलो तो एक काम करते हैं, सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ भाई, आज तक कभी सोचा था कि स्पेस क्राफ्ट, स्पेस, सैटेलाइट, शटल क्या होती हैं सारी चीज़ें, यार ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए,
पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए, सब कुछ ट्रिक से याद होना चाहिए, सारे पीवाईक्यू आनी चाहिए। अगर हमारी 3-4 स्टेप कंप्लीट है ना, कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, कोई सा भी एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो, विश्वास से ही सब कुछ होता है इस दुनिया में। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, तो आप कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो, कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बहुत ईजी हैं सारी चीज़ें, बस आपको हर चीज़ कनेक्ट करते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।